नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मराठा रिजर्वेशन के मामले पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर रिजर्वेशन कितनी नस्लों तक जारी रहेगा। अदालत उस्मा ने 50% की हद को खत्म करने की सूरत पर भी पैदा होने वाले तफावत पर भी तशवीश का इजहार किया। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अशोक भूषण की सरबराही में 5 जजों के आईनी बेंच को बताया कि कोटे की हद मुकर्रर करने से मुतालिक मंडल केस यानी अदालत उस्मा के फैसले पर तब्दील शुदा सूरत हाल में असर नौ गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदालतें तब्दील शुदा हालात के पेश नज़र रिजर्वेशन कोटा तय करने की जिम्मेदारी रियासतों पर छोड़ दें, क्योंकि मंडल केस से मुतालिक फैसला 1931 की मर्दमशुमारी पर मबनी था। मराठा तबके को रिजर्वेशन फराहम करने वाले महाराष्ट्र के कानून के हक में दलाइल देते हुए रोहतगी ने मंडल केस में फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं का हवाला दिया। इस फैसले को इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन देने के मरकजी हुकूमत के फैसले में भी 50% हद की खिलाफ वर्जी होती है। इस पर बेंच ने कहा कि अगर 50% की हद या कोई हद नहीं रहती है, जैसा कि आपने मशवरा दिया, तो मसावात का तस्वुर क्या होगा। बिलाखिर हमें इससे निपटना होगा। इस पर आपका क्या कहना है? इससे पैदा होने वाली अदम मसावात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसे कितने नस्लों तक जारी रखेंगे? बेंच में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंदर भट्ट शामिल हैं। रोहतगी ने कहा कि मंडल फैसले पर दोबारा गौर करने की बहुत सारी वजूहात हैं, जो कि मर्दमशुमारी पर मबनी था। नेज़ 1931 की आबादी कई गुना बढ़कर 135 करोड़ हो गई है। बेंच ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 70 साल गुजर चुके हैं और रियासती हुकूमतें बहुत सारी फलाही स्कीमें चला रही हैं, और क्या हम ये मान सकते हैं कि कोई तरक्की नहीं हुई, किसी पसमानदा ज़ात की तरक्की नहीं हुई? अदालत ने मजीद कहा कि मंडल से मुतालिक फैसले पर नजर सानी करने का मकसद ये भी है कि पसमानदगी से निकल जाने वाले अफराद को रिजर्वेशन के दायरे कार से खारिज करना होगा। इस पर रोहतगी ने इस्तदलाल किया कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पसमानदा तबकात 50% से कम होकर 20% रह गए। मुल्क में हम ताहाल भूख से मर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंदिरा साहनी केस का फैसला मुकम्मल तौर पर गलत था और इसे कूड़ेदान में फेंक दे। मैं ये मामला उठा रहा हूं कि 30 साल हो चुके हैं, कानून बदल गया है, आबादी में इजाफा हो गया है, पसमानदा लोगों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मुतअद्दिद रियासतों में रिजर्वेशन की हद 50% से ज्यादा है, तो फिर यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोई अहम मसला नहीं है, और 30 साल बाद भी इस पर नजरसानी करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में बहस अधूरी रही और पीर को भी दलाइल पेश किए जाएंगे। ख्याल रहे कि अदालत उस्मा बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत कर रही है, जिसमें रियासती तालीमी इदारों में दाखिले और सरकारी मुलाजिमतों में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन को बरकरार रखा गया है। जापान में 10 साल बाद फिर सुनामी ने दस्तक दी है। समुद्री तट से जुड़े मियागी सूबे में हफ्ते को 7.2 इंटेंसिटी का एक जल्जला महसूस किया गया। इसके बाद समुद्र में करीब 1 मीटर यानी करीब 3.2 फीट ऊंची लहरें उठी। मियागी में जापान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। हालांकि जल्जले के बाद मकामी लोगों ने प्लांट के महफूज होने का दावा किया है। इस जल्जले का एपी सेंटर नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के पास 60 किलोमीटर गहराई में बताया जा रहा है। मकामी इंतजामिया ने लोगों से ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है। आसपास बने करीब 200 घरों की बिजली गुल है। ईस्टर्न जापान रेलवे कंपनी ने जल्जले के बाद एक रूट पर बुलेट ट्रेन की खिदमत रोक दी है। उन्होंने कहा कि जल्जले के बाद एहतियात बरतते हुए टोहोको शिंकानसेन बुलेट ट्रेन लाइन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले जापान में 11 मार्च 2011 को सुनामी आई थी, जिसने काफी तबाही मचाई थी। जल्जले से मियागी के कई इलाकों में नुकसान पहुंचा है। पिछले महीने भी जापान के एक इलाके में 7.1 इंटेंसिटी का जल्जला आया था। उस वक्त सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया था।
お客様にご案内いたします。ただいま地震が発生しております。私のお客様は近くの手すりなどにおつかまりいただくか、近くの空いているお座席おかけください。दिल्ली बॉर्डर्स पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक जारी है और इस दरमियान उन्हें कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहरे के दौरान कई मकामात पर छोटे बड़े हादसे भी पेश आ रहे हैं और ताज़ा मामला सिंगू बॉर्डर का है, जहां एक टेंट में आग लगने की वजह से उसमें रखे गए सभी सामान नजरे आतिश हो गए। मीडिया ज़राए के मुताबिक सिंगू बॉर्डर पर एक टेंट में हफ्ते की सुबह तकरीबन 10 बजे आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने उस आग पर फौरी काबू पा लिया, जिसके सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने अपने रहने के लिए कई सारे छोटे छोटे टेंट बना रखे हैं। उनमें से ही एक टेंट में आग लग गई। बताया जाता है कि किसान तहरीक में 8 नंबर ट्रेन के पुल के ऊपर बैठे पंजाब के किसान दुग्गल सिंह, जो जिले पटियाला से इस तहरीक में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि टेंट के पास रखा सिलेंडर लीक कर रहा था, जिसकी वजह से आग लग गई। जिस टेंट में आग लगी उसमें 10 से 12 लोग थे। खबरों के मुताबिक इस हादसे में टेंट जलकर खाक हो गया और साथ ही टेंट के अंदर रखे कपड़े, गद्दे, मोबाइल फोन, कुर्सियां और खाने का सामान भी जाया हो गया। इस आतिशबाजी में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आग बुझाने की कोशिश में एक किसान मामूली तौर पर झुलस गया। दिल्ली के नरेला इलाके में 20 साल लड़के का पीट कर कत्ल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सज्जाद नामी लड़के पर मोबाइल छीनने का इल्जाम आयद करते हुए इस कदर पिटाई की गई कि वो मौत की नींद सो गया और फिर उसकी लाश इंतहाई मखदूश हालत में पुलिस को बरामद हुई। मीडिया जराये के मुताबिक सज्जाद की मां ने गुज़िश्ता 9 मार्च को बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद 11 मार्च को पुलिस को सड़ी गली हुई हालत में सज्जाद की लाश बरामद हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के नरेला इलाके में रहने वाली एक खातून ने 9 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका बेटा 8 मार्च को घर से निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। उस शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पता चला कि 8 मार्च को सज्जाद मुबैना तौर पर मोबाइल छीनते हुए पकड़ा गया था और उसके साथ सज्जाद के 3 दोस्त भी थे। एक न्यूज पोर्टल पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक सज्जाद के दोस्तों ने इसका मोबाइल फोन मां को दे दिया, जिसके बाद मां ने पुलिस के हवाले कर दिया। जब इस ताल्लुक से पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो 11 मार्च को हैदरपुर केनाल से सड़ी गई हालत में सज्जाद की लाश बरामद हुई। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बाद पुलिस ने कत्ल के मामले में जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि सज्जाद के कत्ल के मामले में बबलू और राजकुमार मुलजिम हैं। दोनों बवाना इलाके की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। पुलिस ने जब उनकी तलाश शुरू की तो पता चला कि दोनों उत्तर प्रदेश के उन्नाव में छुप कर बैठे हैं। फिर पुलिस टीम ने उन्नाव में छापामारी कर दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों मुलजिमीन को पुलिस ने 1 दिन की रिमांड पर लिया और पूछताछ कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से गैर कानूनी मजहबी मकामात को हटाने का हुक्म सुनाए जाने के बाद योगी हुकूमत और इंतजामिया हरकत में है और कई मजहबी मकामात पर कार्रवाई की जा रही है। इसी जिमन में बाराबंकी की राम सुनेही घाट तहसील कॉम्प्लेक्स में वाक़ मस्जिद में भी इंतजामिया ने नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। एक वेबसाइट पर शाया खबर के मुताबिक तहसील इंतजामिया ने बैरिकेडिंग लगाकर मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी और नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी। उससे नाराज हुजूम और पुलिस एहलकारों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से भगा दिया। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पत्थरबाजी और हंगामा आराई करने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकामी लोगों का कहना है कि जिले इंतजामिया सड़कों पर मौजूद मजहबी मकामात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन राम सुनेही घाट तहसील कॉम्प्लेक्स में वाक़ मस्जिद ना तो सड़क पर तामीर की गई और ना ही उसे हटाने का कोई हुक्म दिया गया। वहीं तहसील इंतजामिया ने मस्जिद का रास्ता बंद करने से कबल जो नोटिस जिस्मा किया था उसमें मस्जिद के बगल में वाक़ रिहाइश और बैतुल खला को गैर कानूनी करार दिया था। लोगों का कहना है कि वो बचपन से ही इसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और उसका बिजली कनेक्शन भी है और ये इमारत सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी है। ताहम इंतजामिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नोटिस मौसूल होने के 2 दिन बाद ही सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, बिजली कनेक्शन और बकिया सबूत पुलिस को सौंपे गए। ये भी अपील की कि अगर यहाँ के रिहायशियों को मस्जिद से दिक्कत है तो उसका दाखिला दरवाज़ा अलग कर दे, मगर इंतजामिया ने एक नहीं सुनी। उधर पुलिस जराये ने हफ्ते के रोज बताया कि तहसील कॉलोनी कॉम्प्लेक्स की एक कमरा नुमा इमारत में कुछ अफराद नमाज पढ़ना चाहते थे, मगर चूंकि वहां बैरूनी अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है, तहसील इंतजामिया की ममानियत और सख्ती से नाराज हुजूम ने जुमे की देर शाम पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन पर रबर की गोलियों से फायरिंग करके उन्हें भगा दिया।
शाम 7:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि तहसील रामसनी घाट मुख्यालय के आसपास कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पे मौके पर पर्याप्त पुलिस बल था, प्रशासनिक अधिकारी थे और तत्काल परिस्थिति पे नियंत्रण पा लिया गया था। उसके तत्काल बाद मैं और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे और हमने भी देखा कि स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनमें से अब तक लगभग 15 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और बाकी लोगों को भी हिरासत में लेने के लिए दबिश जारी है और विधिक कार्रवाई कठोर से कठोर। आरएसएस की बेंगलुरु में हुई कुल हिंद मजलिस से आमिला की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि सुरेश भैया जी जोशी की जगह अब दत्तात्रेय होसबोले जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालेंगे। दत्तात्रेय 2009 से ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और 2009 से ही भैया जी जोशी आरएसएस में इंतहाई अहमियत के हामिल जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। काबिल जिक्र है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का ओहदा आरएसएस में नंबर 2 तस्वुर किया जाता है। आरएसएस में सरसंघचालक नंबर 1 ओहदा होता है और उसी की रहनुमाई में सभी काम होते हैं। बहरहाल होसबोले ने संघ परिवार की स्टूडेंट ब्रांच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए उत्तर प्रदेश में काम करते हुए कई साल गुजारे। उनका रियासत में बीजेपी और आरएसएस के कई सीनियर ओहदेदारों के साथ जाती तालमेल है। रियासत में अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं और इस ताल्लुक से उनका किरदार अहम साबित हो सकता है। होसबोले अपने खुले नजरियात के लिए जाने जाते हैं। उनकी पैदाइश कर्नाटक के शिमोगा जिले में 1 दिसंबर 1955 में हुई थी। वो अंग्रेजी में ग्रेजुएट हैं। वो 1968 में महज 13 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और 1972 में आरएसएस की तुलबा तंजीम एबीवीपी में शामिल हो गए। 1975 से 77 की जेपी तहरीक में भी वो सरगर्म रहे और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। होसबोले अपनी मादरी जबान कन्नड़ के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तमिल और मराठी जबान के माहिर हैं। देश ऐसा है जिसमें सरकार के प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ समाज का भी उतना ही सक्रिय सहभाग था। भूकंप, बाढ़ के पश्चात वहां जाकर सेवा करना अलग है, परंतु कोरोना जैसे महामारी जो इन्फेक्शस है, हम सेवा करने जाएंगे तो हमको भी इन्फेक्शन होने की संभावना है। यह जानते हुए भी संघ के स्वयंसेवकों ने खूब बड़ी मात्रा में इसमें सेवा कार्य किया है। देश भर में अगर देखेंगे तो सेवा भारती के माध्यम से 92,656 इतने कार्यकर्ता, इतने स्थानों पर यह कार्य हुआ है और जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता सक्रिय रहे ये करीब 5,07,000 ऐसे कार्यकर्ता हैं। करीब 73 लाख लोगों को राशन किट का वितरण किया गया। करीब 4.5 करोड़ लोगों को फूड पैकेट्स दिए गए और अराउंड 90 लाख मास्क का वितरण हुआ। मोर देन 60,000 ब्लड यूनिट्स का डोनेशन किया गया। जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी कार्यकर्ता थे, ऐसे करीब 20 लाख लोगों की सहायता की है। घुमंतु जनजाति भी एक स्थान पर नहीं रहती। बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले फेज की वोटिंग की तारीख यानी 27 मार्च नजदीक है। ऐसे में वहां इंतखाबी घमासान अपनी इंतहा पर है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खड़गपुर में इंतखाबी मीटिंग को मुखातिब किया। मोदी ने बंगाल में तरक्की और करप्शन के मुद्दों को लेकर टीएमसी और वज़ीर आला ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने सोशल मीडिया डाउन होने से लोगों के बेचैन होने का मिसाल देकर यह मैसेज देने की कोशिश की कि बंगाल में तो 50 साल से तरक्की और सपने ही डाउन हैं। लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। साथियों, आज दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है। आज हर बंगालवासी कह रहा है, दीदी के तो
বলছি কিন্তু উনি শুনেছেন না। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। साथियों, आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है कि उसको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिलता। आज बंगाल का किसान पूछ रहा है उसको किसान सम्मान निधि के हजारों रुपए क्यों नहीं मिले। शहरों में रेहड़ी ठेला चलाने वाले गरीब पूछ रहा है कि उनको पीएम स्वनिधि के तहत आर्थिक मदद सही से क्यों नहीं मिली। अब एक बड़ी खबर, मुंबई पुलिस के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सचिन वजह को वजीर दाखिला अनिल देशमुख का प्रोटेक्शन था और उन्होंने वजह से हर महीना 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। इन सब शिकायतों को लेकर परमबीर सिंह ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी भी लिखी थी। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि अपने गलत कामों को छुपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। हालांकि वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने सभी इल्जामात से इनकार करते हुए कहा कि परमबीर खुद को बचाने के लिए उन पर इल्जामात लगा रहे हैं। चिट्ठी में परमबीर ने लिखा कि आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने सचिन वजह को कई बार अपने सरकारी बंगले ज्ञानेश्वर में बुलाया और फंड कलेक्ट करने के अहकाम दिए। उन्होंने ये पैसे महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के नाम पर जमा करने के लिए कहा। इस दौरान उनके पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां पर मौजूद रहते थे। वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने सचिन वजह को हर महीना 100 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट दिया था। परमबीर सिंह ने आगे लिखा कि मैंने इस मामले को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी ब्रीफ किया था। मेरे साथ जो भी हुआ या गलत हुआ इसकी जानकारी मैंने शरद पवार को भी दी। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने उस चिट्ठी को पब्लिक किया है जिसमें परमबीर ने देशमुख पर कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। वजीर दाखिला ने सचिन वजह से कहा था कि मुंबई के 1750 बार, रेस्टोरेंट और दीगर इंस्टीट्यूशन से 2 से 2.5 लाख रुपए कलेक्ट करके ये टारगेट आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके 40 से 50 करोड़ रुपए आसानी से जमा किए जा सकते हैं। परमबीर ने लिखा कि सचिन वजह उसी दिन मेरे पास आए थे और ये चौंकाने वाला खुलासा किया था। कुछ दिन बाद वजीर दाखिला देशमुख ने एएसपी सोशल सर्विसेज ब्रांच संजय पाटिल को भी अपने घर पर बुलाया था और हुक्का पार्लर को लेकर बातचीत की थी। पलांडे, जो कि अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी है, उन्होंने संजय पाटिल को 40 से 50 करोड़ रुपए 1750 बार, रेस्टोरेंट और अदर एस्टैब्लिशमेंट में जमा करने के लिए कहा था। इस बारे में एसीपी पाटिल ने उन्हें जानकारी दी थी। पाटिल और भुजबल के बीच यह मीटिंग 4 मार्च 2021 को हुई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि इस हुकूमत ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ अपने मित्रों की कमाई। अपने इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट भी शेयर की जिसमें बताया गया है कि मुतवस्सो आमदनी वाले तबके से 1/3 लोग निकल गए हैं। इसमें बताया गया है कि कोविड से पहले 9 करोड़ 90 लाख लोग मुतवस्सो आमदनी वाले तबके का हिस्सा थे, जिनकी तादाद घटकर 6 करोड़ 60 लाख रह गई। आदादो शुमार में यह भी बताया गया कि 2011 से 2019 के दरमियान 5 से 7 करोड़ लोग झैली आमदनी वाले तबके से निकलकर मुतवस्सो आमदनी वाले तबके का हिस्सा बने थे। रोजाना 150 रुपए या इससे कम कमाने वालों की तादाद 7.5 करोड़ तक जा पहुंची है। काबिले जिक्र है कि राहुल गांधी फिलहाल आसाम के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी मोदी हुकूमत को लगातार घेर रहे हैं। अवामी इजलास को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वजीर आजम ने बड़ी बड़ी तकरीर की है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अलग अलग नारे दिए, लेकिन रोजगार आजकल हिंदुस्तान में नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि निषाद तबके के अफराद नदियों के राजा और महाफिज हैं और दरियाओं के वसाइल पर सिर्फ उनका हक है।
प्रियंका गांधी ने हफ्ते के रोज एक ट्वीट के जरिए इत्तलात फराहम करते हुए कहा कि यूपी कांग्रेस का पसमानदा तबके से मुतालिक शोबा नदी अधिकार यात्रा निकाल रहा है और उनके हक की आवाज उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी कांग्रेस का पसमानदा शोबा 19 दिन से 418 किलोमीटर नदी अधिकार यात्रा निकालकर निषाद समाज के हक की आवाज उठा रहा है। निषाद नदियों के राजा और महाफिज है, नदियों के वसाइल पर सिर्फ उनका हक है। उन्होंने मजीद लिखा कि निषाद समाज के गांव-गांव से एक ही आवाज उठ रही है कि उनके सुख दुख के साथ ही नदियों के वसाइल यानी रेत, मछली, नदी किनारे की जमीन वगैरह के इस्तेमाल को बड़े सरमायादारों, ठेकेदारों के चुंगल से निकालकर निषाद तबके को उसके इस्तेमाल का हक मिलना चाहिए। यदि पानी की बाढ़ से नुकसान नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का होता है तो नदियों के अंदर से फायदा होने वाला बात भी उन किनारे रहने वाले लोगों का होना चाहिए। अपनी जिंदगी का कर्म करना छोड़ दे जरा, होते जो खड़ा हो असल में विजय तो मिलता सभी यहाँ पे सम्मान। लौटना ने हार के तू बीच राह में से लगा ले आज अपनी पूरी जान। जिस इंदिरा गांधी ने मल्ला समाज को, केवट समाज को, माझी समाज को, बिंद समाज को नदी का राजा बनाया था, इन सरकारों ने जो हमको जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, मंदिर के नाम पे, 15 लाख रुपए के नाम पे जिन लोगों ने हमसे वोट लिया, मेरे अधिकार को छीन लिया। ये निषादों की वो लड़ाई है जो लड़ाई जिस दिन निषाद जीत लेगा, आलू का पैसा, मछली का पैसा, का फूल का पैसा, किनारे की जमीनों का जो पैसा, वो सब निषादों पे बढ़ने अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मरीजों की जुमला तादाद 12 करोड़ 28 लाख से ज्यादा हो गई। बीते 24 घंटों में 5,05,000 नए मुतासरीन मिले। 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। अब तक 9 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, 9 करोड़ 90 लाख ठीक हो चुके हैं। 27,12,000 से ज्यादा ने जान गंवाई। दुनिया भर में फिलहाल 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मुतासरीन का इलाज चल रहा है। इसी बीच खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में है। पीएम के स्पेशल असिस्टेंट ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। इमरान ने 18 मार्च को ही चीन की कोरोना वैक्सीन सीरोफॉर्म की पहली डोज लगवाई थी। पाकिस्तान में फिलहाल यही एक वैक्सीन मौजूद है जिसके 5 लाख डोज चीन ने उसे डोनेट किए थे। वहीं ब्राजील में हालात बुरे होते जा रहे हैं। यहां पिछले 5 दिनों में 3,93,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। 17 मार्च से वहां सबसे ज्यादा 90,830 मामले सामने आए थे। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में 40,906 नए मुतासरीन मिले। 23,623 ठीक हुए और 188 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 17,091 की बढ़ोतरी हुई। नए मुतासरीन का आंकड़ा 28 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब एक दिन में 41,815 मरीज मिले थे। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 15 लाख लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 11 लाख ठीक हुए हैं। 1,59,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 2,85,000 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 के 364 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,02,724 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,666 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। अगर हम जीएचएमसी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जीएचएमसी की हुदूद में 75 नए मामला दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने प्लेन एयरफोर्स 1 की सीढ़ियां चढ़ते वक्त 3 बार गिरे। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई। वीडियो जुमे के रोज का है। इसमें बाइडेन सीढ़ियां चढ़ते वक्त पहले 2 बार लड़खड़ाए, लेकिन तीसरी बार वो घुटनों के बल गिर पड़े। इसके बाद
वो हाथ के सहारे उठे और रेलिंग पकड़कर प्लेन के अंदर गए। बाइडन अटलांटा के दौरे पर जा रहे थे तब यह वाकया हुआ। अटलांटा में उन्हें एशियाई अमेरिकी वहां के जो लोग हैं उनके कायदीन से मुलाकात करनी थी। इस वाकये के बाद उनकी सेहत को लेकर तशवीश का इजहार किया गया। 78 साल के बाइडन अमेरिकी तारीख के सबसे बुजुर्ग सदर हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन पियरे ने मीडिया को बताया कि सदर 100% फिट हैं। सीढ़ियों पर गलत कदम पड़ने के सिवाय ये कुछ और नहीं है। उस वक्त हवा काफी तेज थी, शायद इसीलिए उनका बैलेंस गड़बड़ा गया। म्यांमार में बगावत के बाद 44 दिनों में मुजाहिरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में 230 से ज्यादा अफराद की मौत वाक़ हो गई। म्यांमार में पॉलिटिकल कैदी इमदादी एसोसिएशन के शहरी हुकूक के ग्रुप ने जुमे के रोज फेसबुक पर लिखा कि 1 फरवरी से मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों पर कार्रवाई में 230 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। उससे एक दिन पहले हुकूक ग्रुप ने यह तादाद 224 बयान की थी। ग्रुप ने बताया कि ये इसके पास रिकॉर्डशुदा हलाकतों की तादाद है। उन्होंने कहा कि हकीकत में ये तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस अरसे के दौरान 2330 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब एक और आपको अहम खबर सुनाते हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना की वबा के सबब साल 2020 के दौरान दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल रहा और लाखों अफराद की जान चली गई। कोरोना वैक्सीन की तख्लीक के बावजूद इस वबा पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका और दुनिया को इसकी एक नई लहर का सामना है। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया में पिछले 1 साल के दौरान खुशी का तनासुब कम हुआ और उसकी वजह कोरोना वायरस ही है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौर में फैलने वाली बेयकीनी और खौफ की कैफियत तारी रही और इस वजह से खुशी में कमी वाक़ हुई। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने दुनिया के 149 मुल्कों में शहरियों की इनफरादी आमदनी, मुतवक्को सेहतमंद उम्र और राय अम्मा के जायज़ों से अपनी सालाना रिपोर्ट मुरतब की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के खुशबाश मुल्कों में हिंदुस्तान 139वें पोजीशन पर है। पाकिस्तान दुनिया के पाकिस्तान का पोजीशन 149 है, इंडिया 139 पर है और माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको सही फिगर नहीं सके। हिंदुस्तान 139 पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के 149 कंट्रीज में 39 प्लेस पर है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया मुल्कों में नेपाल सबसे आगे है, जिसके शहरियों की जिंदगी में खुशी का तनासुब 87 पोजीशन पर है। इसके बाद 101 नंबर पर बांग्लादेश है। इस सर्वे में अफगानिस्तान आखिरी पोजीशन पर है। रिपोर्ट के नतायज से सामने आया कि पहले 10 खुश मुल्कों में से इब्तिदाई नंबर यूरोपीय ममालिक के हिस्से में 9 आए हैं, जबकि 10वां मुल्क न्यूजीलैंड है। पहले 10 इंतहाई खुश मुल्कों में फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले बरस दुनिया को अकेलेपन, खौफ, जहनी दबाव, बीमारी, मौत और लॉकडाउन जैसे कई मसाइल का सामना रहा, लेकिन आलमी वबा ने लोगों के हौसले पस्त नहीं किए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के मुसन्निफीन के मुताबिक अगरचे लॉकडाउन की वजह से लोगों के खुश रहने, खुश होने और खुशी के इजहार का अंदाज तब्दील हुआ, जिंदगी से पायदार इत्मीनान हासिल करने से मुतालिक उनकी राय और हालात में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।